हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारा पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी वाला जो टॉपिक था उसके MCQ के बारे में। ये जो MCQ है ये विशेष रूप से आपकी जो कंपटीशन एग्जाम है जिनमें आपकी लैब असिस्टेंट की एग्जाम भी शामिल है उसके लिए तैयार किए गए हैं। और ये जो इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। और साथ साथ में यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं MCQ प्रश्नों के बारे में। ये MCQ प्रश्न है, ये PYQ के ऊपर बेस्ड है। और आजकल का जो पैटर्न बदल रहा है, चाहे से हम राजस्थान के लिए RPSC की बात करें, चाहे से हम राजस्थान के लिए RSSB की बात करें, चाहे से किसी भी एग्जाम के लिए बात करें, आजकल जो पैटर्न बदल रहा है उसी के अनुसार यहां पर प्रश्न उपस्थित हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस कारण प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखें, उसका पूरा एनालिसिस देखें और कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं वो ध्यान से देखें। और जो प्रश्न सही नहीं हो पा रहा है तो फिर उस टॉपिक को जहां से वो प्रश्न बना है उसको थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। जितना ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप MCQ सोल्व करेंगे उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, देखो कि 10% का एक नियम है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए। जब हमने पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है तो एक 10% का नियम है कि 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जाती है। इस नियम के अनुसार यदि उत्पादक जो हैं इनके अंतर्गत ये जी 1000 जूल ऊर्जा है, कितनी है 1000 जूल, तो द्वितीयक उपभोक्ता में कितनी ऊर्जा होगी। यह बोल रहा है कि उत्पादक में 1000 जूल है तो द्वितीयक उपभोक्ता में कितनी होगी। देखो हमें पता है कि ऊर्जा होती है वो पहले उत्पादक के पास आती है। उत्पादक कहां से लेता है? सूर्य से। और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उत्पादक से ये ऊर्जा जाती है हमारी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता से हमारे तृतीयक या फिर जिसे हम बोलते हैं शीर्ष उपभोक्ता। ऊर्जा का फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। और हमें पता है कि ऊर्जा का जो फ्लो, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव एक ही दिशा में होता है। इस कारण जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके अंदर हमें ऊर्जा की लगातार सतत आवश्यकता होती है। और इस कारण ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। अब हमें पता है कि उत्पादक की ऊर्जा कितनी है 1000 जूल। और हमें यह भी पता है कि यहां से यहां पर 10% ऊर्जा जाएगी। कितनी जाएगी भाई? 10%। तो 1000 जूल का 10% कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 10, यहां पे है 10,000 जूल। उत्पादक की ऊर्जा है 10,000 जूल। तो 10,000 में से कितना जाएगा आपका? 1000 जूल जाएगा किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में। इसका केवल 10% प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा। अब यहां से जब द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा तो इसका 10% जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 100 जूल। कितना हो जाएगा? 100 जूल। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि था कि द्वितीयक उपभोक्ता में कितनी ऊर्जा होगी, तो द्वितीयक में कितनी हो जाएगी? 100 जूल हो जाएगी। तो यहां पर देख लेंगे 1000 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी? 100।
तो इस पहले प्रश्न के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 100 जूल। इसके बाद में अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। देखो प्रश्न यदि आपने पढ़ा हुआ है इन चीजों को तो आपको सिंपल सिंपल ये प्रश्न लगने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो प्रश्न है ये इतने सिंपल नहीं है जितने आपको लग सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो यही प्रश्न आपके लिए हार्ड हो सकते हैं। आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके कथन और कारण पर आधारित प्रश्न भी आने वाले हैं, क्रम के ऊपर भी प्रश्न आने वाले हैं। तो जैसा आपका पैटर्न है उसके अनुसार सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न संख्या 2 है ये क्या है, देखो निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा हो सकता है। निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा हो सकता है। देखो सबसे पहले ये पिरामिड है क्या। हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, ये विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका जैव संख्या का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड। दूसरा होता है हमारा जैव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है हमारी ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिकी में विशेष रूप से ये 3 पिरामिड होते हैं, ये पाए जाते हैं। हमें पता है कि जो जैव संख्या का पिरामिड होता है ये सामान्यतः होता है सीधा। जीवों की संख्या के लिए जो पिरामिड होता है सामान्यतः होता है सीधा, लेकिन यदि हम बात करें पेड़ के लिए तो यह होता है उल्टा। अर्थात जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। यदि हम बात करें जैव भार के लिए तो सामान्य तौर पर यह होता है सीधा, लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत यह होता है उल्टा। भाई सामान्य तौर पर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो उसमें उत्पादक का वजन हमेशा ज्यादा ही होता है, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता का उससे कम, द्वितीयक उपभोक्ता का उससे कम और सर्वोच्च उपभोक्ता का उससे भी कम। लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके जो उत्पादक होते हैं उनका टोटल वजन होता है बहुत कम होता है, और यहां पर जो शीर्ष उपभोक्ता जो बड़ी मछलियां होती हैं उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण यहां पर जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें यह उल्टा भी बने सकता है। यदि बात करें हम ऊर्जा प्रवाह का तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे से कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र हो वहां पर ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होगा तो केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी, अर्थात ऊर्जा सदैव ऊपर के स्तर में जाने पर कम ही होगी। इस कारण यह पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है, उल्टा कभी नहीं बनता है। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो जीवों की संख्या का हो सकता है और जैव भार का हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होगा। तो यहां पर देखो ऊर्जा का पिरामिड तो उल्टा हो ही नहीं सकता, तो यह तो आएगा ही नहीं। संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है, जैव भार का पिरामिड उल्टा हो सकता है। कहने का मतलब बी और सी हैं ये दोनों ही हो सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया है, सही आंसर। तो टोटल 2 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अभी आपके सामने है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है भाई, देखो यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि यह खाद्य श्रृंखला है जो अपघट्य खाद्य श्रृंखला है। अपघट्य खाद्य श्रृंखला है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। अपघट्य वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है भाई खाद्य श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 2। एक होती है चराई खाद्य श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी होती है हमारी अपघट्य खाद्य श्रृंखला,
जिसे हम कहते हैं DFC। ये खाद्य श्रृंखला होती है, ये आपके उत्पादक से प्रारंभ होती है, फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे जाती है। यह खाद्य श्रृंखला हमेशा कहां से प्रारंभ होती है? आपके मृत पदार्थों से। मृत पदार्थ हो गए या जीव हो गए, चाहे से वो पादपों का अपशिष्ट हो, कचरा हो, या फिर जंतु मर गए उनका कचरा हो, तो वहां से यह प्रारंभ होती है। जबकि यह वाली चराई खाद्य श्रृंखला GFC होती है, वो कहां से? पादपों से, अर्थात उत्पादक से प्रारंभ होती है। तो देखो इसमें हरे पौधों से नहीं प्रारंभ होगी अपगठे, ये किससे प्रारंभ होगी? मृत जैव पदार्थों से क्या होगी? प्रारंभ होगी। तो चराई खाद्य श्रृंखला होती है हरे पौधों से, अपगठे खाद्य श्रृंखला होती है मृत जैव पदार्थों से, शाकाहारी से और मांसाहारी से कोई आपकी श्रृंखला प्रारंभ नहीं होती है। कोई सी भी श्रृंखला होती है वो यहां से प्रारंभ नहीं होती। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब देखने वाले हम प्रश्न संख्या 4। जैसा कि आपने ऐसे प्रश्न है वो आजकल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखे होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर ऐसे क्रम वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि ये तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि सही क्रम कौन सा है इनका। क्या पूछ रहा है? सही क्रम। वैसे तो अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादक। तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं आएगा, ये तो हटा दो। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता, ये सही बात है। प्राथमिक वाला तो हट जाएगा। उत्पादक से द्वितीयक, ये गलत हो गया। उत्पादक से तृतीयक, ये गलत हो गया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सही क्रम आ जाएगा उत्पादक से आपका प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता। ये एक ऐसा क्रम चलता है। किसके अंतर्गत? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का यह क्रम हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न संख्या 4। अब इसके बाद में आ गया है आपका प्रश्न संख्या 5। और यह प्रश्न संख्या 5 है। इसको यदि हम देखें तो यह बोल रहा है जैव आवर्धन, जिसे बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन किससे संबंधित है? यह जैव आवर्धन होता क्या है? देखो, सामान्य तौर पर हम बात करते हैं कि मृदा प्रदूषण की। किसकी बात करें? मृदा प्रदूषण। तो मृदा में यदि हम उर्वरक डालते हैं, यदि मृदा में हम कोई कीटनाशक डालते हैं, तो ये मृदा में डाल दिए, वहां से मृदा से इनको कौन अवशोषित करता है? उत्पादक। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, और द्वितीय को तृतीयक उपभोक्ता खाता है, टर्सरी कंज्यूमर। तो यहां से ये रासायनिक पदार्थ जो मृदा में आए वहां कहां आ गए? उत्पादक में। उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें आ गए और इसमें इसकी मात्रा बढ़ गई धीरे धीरे, क्योंकि उत्पादक को तो खाते ही जाएंगे। इसको कौन खा रहा है? आपके द्वितीयक उपभोक्ता। तो इससे इसकी मात्रा बढ़ गई और यहां से जाकर यहां पर बढ़ गई। तो सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता जो होता है, इसके अंदर आपके जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। देखो, ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित तो है ही नहीं बिल्कुल ही। प्रदूषक, और ये प्रदूषक कौन से हैं? मृदा प्रदूषक, जिसमें उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गए। इनकी सांद्रता में वृद्धि। देखो, यहां से यहां बढ़ गया, फिर आगे और बढ़ गया, फिर आगे और बढ़ गया, फिर सबसे ज्यादा किसमें हो गया? टर्सरी में। तो प्रदूषकों की सांद्रता में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। जल चक्र और कार्बन चक्र इससे संबंधित नहीं। तो जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन मृदा प्रदूषण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो आपके हानिकारक प्रदूषक होते हैं, मृदा प्रदूषक होते हैं, उर्वरक होते हैं, अन्य कोई कीटनाशक होता है, ये आपके जैसे जैसे हम ऊपर के स्तर में जाते हैं वैसे वैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाती है।
तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6। और ये प्रश्न है, ये किस पर आधारित है? देखो, ये ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनना, ये सही नहीं गलत पूछ रहा है। यहां पर 4 कथन दिए हुए हैं और ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे हुए हैं आजकल की परीक्षाओं में। अगर आपने कोई परीक्षा दी है, आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो आप देखते होंगे कि गलत सही कुछ कथन दे देते हैं और उनमें से आपको पूछते हैं कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। तो यहां पर गलत पूछ रहा है। देखो, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यह बात गलत है कि सही है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ऊर्जा का कभी भी पुनः चक्रण नहीं होता है। तो यह तो सही बात है। पोषक तत्व होते हैं वो चक्रित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ये इनका चक्र बनता है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? चक्रित। ये भी बात सही है। ऊर्जा चक्रित होती है क्या? देखो, अगर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है तो उसका चक्रण होगा क्या? उसका पुनः चक्रण होगा? नहीं। इसका मतलब ये वाली बात गलत है। उत्पादक ऊर्जा का स्रोत है। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक को ऊर्जा कहां से मिलती है? उत्पादक से ही तो मिलती है। तो ये बात भी सही है। मतलब ये 3 बात सही है, ये बात क्या है? गलत। और ये गलती तो पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कि ऊर्जा का चक्रण होता है। ये बिल्कुल भी गलत है। तो अभी तक हमने टोटल 6 प्रश्न देख लिए। इसके बाद में अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 7। और ये जो प्रश्न है, यदि आपके पढ़े हुए हैं तो सिंपल लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल नहीं है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आप पीछे के पेपर उठाकर देखेंगे, 2018 का, 2022 का, कोई सा भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही प्रश्न पूछे हुए हैं। देखो, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी क्या होती है? देखो, उत्पादकता का मतलब क्या होता है? उत्पादकता का मतलब क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित जो उत्पादक होते हैं, निश्चित समय में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसको हम उत्पादकता कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि मान लो एक निश्चित क्षेत्र है, 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, या 1 वर्ग मीटर का एरिया है, और एक निश्चित समय, मान लो एक वर्ष है, उसमें जो उत्पादक हैं, कहने का मतलब जो पादप हैं, वो कितना कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं, कितना आपका ग्लूकोज वगैरह बना रहे हैं, उस मात्रा को हम कहते हैं उत्पादकता। और ये जो उत्पादकता होती है, जो टोटल होती है, इसे कहा जाता है जीपीपी। जीपीपी मतलब कुल प्राथमिक उत्पादकता। अब इस कुल प्राथमिक उत्पादकता में से पादप खुद भी तो शोषण करते हैं। अरे, पादप का शरीर खुद का भी तो है, वो भी तो सजीव हैं, उनको भी तो ऊर्जा की जरूरत है। तो जो पदार्थ उन्होंने बनाया है, उसमें से कुछ पदार्थ हैं वो अपने लिए काम में ले लेते हैं। किसमें? श्वसन में। तो जो जीपीपी होती है, इसमें से यदि हम रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन में काम में ली हुई जो उत्पादक है उसकी उत्पादन है उसकी मात्रा को कम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एनपीपी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एनपीपी। अर्थात जीपीपी माइनस आपके रेस्पायरेशन हो जाएगा तो आपके हो जाएगी एनपीपी। तो यहां पर देखो, कुल प्रकाश संश्लेषण नहीं, कुल उत्पादकता जो जितनी है, टोटल उत्पादकता जो जीपीपी है, जीपीपी, इसमें से श्वसन की मात्रा को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एनपीपी प्राप्त हो
जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एनपीपी। तो इसमें हो जाएगा कुल उत्पादकता माइनस श्वसन, श्वसन माइनस कुल उत्पादकता, ये नहीं होगा। केवल ऊर्जा का प्रवाह है, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 7 कि हमारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी होती है। ये कैसे निकाली जाती है? ध्यान से सुन लेना, शुद्ध होता है वो हमेशा कुल से कम ही होता है। नेट शब्द जहां पर भी लग गया वो आपका कम ही होगा ग्रोस से। तो ये हो गया है हमारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, प्रश्न संख्या 7। और अब आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8। और ये आपके जैव रासायनिक चक्रों पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित प्रश्न है? जैव रासायनिक चक्रों पर। निम्न में से कौन सा चक्र गैसीय चक्र नहीं है? ध्यान से सुनना, नहीं है। निम्न में से कौन सा चक्र है वो आपका गैसीय चक्र नहीं होता है? देखो, जो भी आपके बायोकेमिकल साइकिल होते हैं, जैव रासायनिक चक्र होते हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को तो हम बोलते हैं गैसीय चक्र और एक को हम बोलते हैं अवसादी चक्र। क्या बोलते हैं? अवसादी चक्र। देखो, गैसीय चक्र जो भी होते हैं, इनका जो भंडार होता है वो कहां होता है? वायुमंडल में। गैसीय चक्र जो भी हैं उनका जो भंडार है, मुख्य भंडार, वो कहां होता है? वायुमंडल में। और अवसादी चक्र जो भी होते हैं इनका भंडार होता है ये मृदा या फिर कहां होता है? चट्टानों में होता। मृदा या फिर कहां होता है? चट्टानों में होता। तो जो भी जैव रासायनिक चक्र हैं जिसमें से एक हो गया जैसे कार्बन, एक हो गया जैसे नाइट्रोजन, एक हो गया जैसे ऑक्सीजन, ये तीनों जो चक्र हैं इनके जो भंडार हैं वो आपके कहां पाए जाते हैं? वायुमंडल में। तीनों ही गैसें हैं, इस कारण ये गैसीय चक्र में होते हैं। यदि हम बात करें किसके लिए? अवसादी चक्र के लिए, तो एक तो आपका हो गया है फास्फोरस और एक हो गया है सल्फर। ये दो चक्र हैं, इनका भंडार आपके मृदा में विशेष रूप से पाया जाता है। और इनमें भी जो फास्फोरस होता है इसका तो कंप्लीटली मृदा में होता है। ये आपके मृदा में भी होता है और एयर में भी होता है, तो ये तो दोनों में शामिल हो सकता है सल्फर चक्र तो। लेकिन फास्फोरस चक्र होता है वो केवल और केवल अवसादी चक्र होता है, उसका वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस कारण कार्बन चक्र गैसीय चक्र है, नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र है, ऑक्सीजन चक्र गैसीय चक्र है। फास्फोरस चक्र है ये आपका गैसीय चक्र नहीं है। फास्फोरस चक्र गैसीय चक्र नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा चक्र गैसीय चक्र है? सॉरी, गैसीय चक्र नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका फास्फोरस। तो ये था प्रश्न संख्या 8। और अभी आप देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9। ये जो प्रश्न है ये भी आपका किस पर आधारित है? आपके जैव रासायनिक चक्रों पर आधारित है। इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, वायुमंडल होता है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में है? गैस के रूप में। किस रूप में है? गैस, अर्थात N2 के रूप में। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यदि उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है, किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया। अमोनिया कहने का मतलब हो गया NH3। किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, अर्थात नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कहते हैं। यह कार्य कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे राइजोबियम हो गया। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक आपके नीलहरित शैवाल के द्वारा भी होता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो बिजली चमकती है, तड़ित होता है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इनमें से कौन से के द्वारा? पौधे तो नहीं करते नाइट्रोजन का स्त्रीकरण।
जानवर भी नहीं करते हैं। कौन करते हैं? जीवाणु। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा किया जाता है। कवक भी नहीं करते। तो इस कारण आपका प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। आपका जीवाणु होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। यहां पर कौन सा जीवाणु? याद रख लेना, राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है, यह नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य करता है। तो ये टोटल 9 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद में आप देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 10। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। यह बोल रहा है कि जैव विविधता का जो संरक्षण होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं हम? जैव विविधता तो आप समझते ही होंगे कि इस पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। और ये जैव विविधता लगातार नष्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। इस जैव विविधता को हमें बचाना पड़ेगा, इसका संरक्षण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्या पड़ी है हमें कि हम इसका संरक्षण करें? तो देखो, केवल आर्थिक लाभ, जैव विविधता से केवल हमें आर्थिक लाभ ही प्राप्त होता है क्या? जैव विविधता से आर्थिक लाभ के साथ हमें पारिस्थितिकी तरीके से भी लाभ होता है, हमारा नैतिक दायित्व भी होता है। तो केवल आर्थिक लाभ तो नहीं है। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, ये देखो, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान एक कारण हो सकता है, लेकिन हम ऐसे बोले कि केवल ही आनुवांशिक अनुसंधान है, सॉरी, वैज्ञानिक अनुसंधान है, ये कारण है, तो ये भी नहीं। प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा, ये सबसे मुख्य कारण है। इसमें केवल शब्द तो नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि प्रजाति की रक्षा के लिए और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी क्या? जैव विविधता का संरक्षण। और केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, ये नहीं। हालांकि ये तीनों भी कारण हैं, लेकिन क्योंकि इनमें केवल शब्द लगा है, इस कारण ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 10। तो 10 प्रश्न हमने देख लिए हैं। ये जो प्रश्न है, ये आपके जो इकोलॉजी को वाला टॉपिक है, उसमें से पूरे में से है। इकोलॉजी के टॉपिक में से इकोसिस्टम, उसकी संरचना, ऊर्जा का प्रवाह है, जैव विविधता का संरक्षण, आपके जैव रासायनिक चक्र, पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी में से ही आपके प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अभी आप देखेंगे प्रश्न संख्या 11। और ये जो प्रश्न संख्या 11 है, ये क्या बोल रहा है? देखो कि राष्ट्रीय उद्यान, एक तो होते हैं नेशनल पार्क जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, और एक होते हैं अभयारण्य। इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही स्वस्थानीय संरक्षण का क्या है? तरीका है। स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे हम इन सीटू भी कहते हैं। इसके बाद में देखो, अब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है? देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो भी होते हैं, इसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप बिल्कुल प्रतिबंधित होते हैं, कुछ भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो सकता। जबकि अभयारण्य होते हैं, वहां पर कुछ लिमिटेड जो आपकी मानवीय क्रियाकलाप हैं वो हो सकते हैं, कुछ क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे चराई करना, कुछ मात्रा में लकड़ी काटना, ऐसा हो सकता है। तो कोई अंतर नहीं है, ऐसा तो कोई अंतर नहीं है, तो फिर तो दोनों को एक ही बोल दें। अभयारण्य में मानव गतिविधियां सीमित रूप से संभव हैं, सही बात है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार की अनुमति, कोई अनुमति नहीं होती, शिकार की अनुमति तो दोनों में से किसी में नहीं होती। अभयारण्य में पूर्ण प्रतिबंध है नहीं, अभयारण्य में कुछ गतिविधियां आपकी सही हैं। तो अभयारण्य में मानव गतिविधियां सीमित रूप से क्या हैं? संभव। यह बात बिल्कुल सही है। यह सबसे मुख्य अंतर है किसमें? आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अंतर्गत। और राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आपके हॉट स्पॉट, पवित्र उपवन, ये सारे के सारे स्वस्थानीय संरक्षण की हमारी क्या होती हैं? विधियां होती हैं। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 12।
प्रश्न संख्या 12, जैव विविधता के ह्रास मतलब जैव विविधता की कमी, ह्रास का प्रमुख कारण क्या होता है? जैव विविधता के ह्रास के हालांकि बहुत कारण होते हैं, जैसे आवास की क्षति होना, उसका विखंडन होना, बाह्य जातियों का आक्रमण जिसे विदेशी जातियों का आक्रमण कहते हैं, सह विलुप्तता भी होती है। इसके अलावा और भी अन्य कारण होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, तापमान में वृद्धि भी है, यह भी एक कारण है। लेकिन मुख्य कारण कौन सा है? प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख कारण में नहीं गिना जाता है। आवास का विनाश और उसका विखंडन होता है, यह जैव विविधता के नुकसान के लिए सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। बाकी जल चक्र और प्रकाश संश्लेषण का तो कोई लेना देना है ही नहीं। जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे प्रमुख कारण है आवास का विनाश एवं आवास का विखंडन अर्थात जंगलों का विनाश। इसके बाद में देखो भाई, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि हॉट स्पॉट का संबंध किससे है? सबसे पहले देखो ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके लिए 3 शर्तें हैं। एक तो अत्यधिक जैव विविधता होती है, अत्यधिक जैव विविधता। दूसरी शर्त स्थानीय प्रजातियां, और तीसरी शर्त जैव विविधता को गंभीर खतरा, जैव विविधता को गंभीर खतरा। तो यहां पर जैव विविधता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। यहां पर कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल यहीं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अत्यधिक जैव विविधता भी यहां पर पाई जाती है। ये 3 शर्तें जहां पर होती हैं वो आपकी जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाती हैं। ऐसे विश्व के अंदर टोटल कितने हैं? 34। भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं? 3। हालांकि 4 हो गए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में 3 दिए हुए हैं, जिसमें से आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, ये 3 मायने हैं। और चौथा जो नया है वो है सुंडालैंड है जो है। तो यहां पर अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र होते हैं? नहीं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र? नहीं। उच्च जैव विविधता होती है और संकटग्रस्त प्रजातियों वाले क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं, जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं होते। तो ये हमने हॉट स्पॉट के बारे में देखा है। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि 1992 का प्रसिद्ध पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। कहां आयोजित हुआ था? यह तो एकदम सिंपल सी एक बात है। जैव विविधता को संरक्षण के लिए, उसके सतत विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह 1992 में आयोजित हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और यह ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। ब्राजील में, और ब्राजील का कौन सा शहर? रियो डी जेनेरिया। तो पेरिस में नहीं हुआ था, लंदन में नहीं हुआ था, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और यह कहां का शहर है? ब्राजील। इसके अलावा एक सम्मेलन और हुआ था 2002 में, जिसे हम बोलते हैं जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन या विश्व शिखर सम्मेलन। 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था वो वाला, और यह हुआ था ब्राजील में। कब? 1992 में। तो ये हमारे सम्मेलन के ऊपर एक प्रश्न था। इसके बाद में यह कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है
ये एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं और इसी कारण कुछ प्रश्न आपके कथन और कारण पर आधारित प्रश्न भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि हम देखें कि ये कथन दिया हुआ है ए, इन सीटू संरक्षण अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण प्राकृतिक आवास में किया जाता है। बताओ सही बात है कि गलत बात? स्वस्थानीय मतलब अपने खुद के स्थान में, प्राकृतिक स्थान में, जहां पर कोई भी चीज पाई जाती है वहीं पर उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका मतलब यह कथन सही है, यह बात बिल्कुल सही है, यह बात सही है। इसमें प्रजातियों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। अरे चिड़ियाघर में थोड़ी रखेंगे, चिड़ियाघर तो आपकी बहिस्तानी संरक्षण का उदाहरण है, जहां पर किसी प्रजाति को रखा जाता है, जंतुओं को रखा जाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। तो इसका मतलब कथन सही और कारण गलत है। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें कथन और कारण दोनों सही नहीं भाई, कथन और कारण दोनों सही ये भी नहीं, कथन सही है और कारण गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी, कथन गलत नहीं। तो इसमें आपका कथन तो सही है लेकिन जो कारण दे रखा है आर, वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 16, और यह भी कथन और कारण पर आधारित एक प्रश्न है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि कथन ए दिया हुआ है जो क्या बोल रहा है कि मृदा प्रदूषण से फसल उत्पादन बढ़ता है। बताओ भैया, यदि मृदा प्रदूषण होगा तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा, तब तो फिर मृदा प्रदूषण को फैला ही जाओ। अगर ऐसा होता है कि मृदा प्रदूषण से आपकी फसलें बढ़ती हैं तो फिर तो मृदा प्रदूषण बढ़िया है। तो क्या यह बात सही है? क्या नहीं, मृदा प्रदूषण से फसल का उत्पादन बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। यह बात बिल्कुल गलत है। रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनके अत्यधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता घटता है। बताओ ये बात सही है कि गलत? अगर हम बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो मृदा की गुणवत्ता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और ये बोल रहा है घटता है, इसका मतलब ये बात सही है। इसका मतलब कथन गलत है और कारण सही। तो पहले दो तो होंगे ही नहीं, कथन सही कारण गलत ये भी नहीं होगा। कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 16। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17। यह जो प्रश्न है यह कैसा प्रश्न है? देखो, यदि किसी जल स्रोत का बीओडी, यदि किसी जल स्रोत का बीओडी अधिक है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? बीओडी तो आप सब जानते होंगे, बीओडी का मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये होती क्या है कि 1 लीटर जल में जितने भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं उनको अपघटित करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है वही क्या कहलाती है? आपकी बीओडी। अगर बीओडी ज्यादा है इसका मतलब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसका मतलब उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं, अधिक प्रदूषक मिले हुए हैं, तभी तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसका मतलब जिस भी जल का बीओडी ज्यादा होता है वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होता है। जिस जल की बीओडी कम होती है वह साफ जल होता है। तो देखो, किसी जल स्रोत का बीओडी अधिक है, ज्यादा है। अगर बीओडी ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। तो जल में ऑक्सीजन की अधिक है, जल स्वच्छ है? नहीं भाई। जल में ऑक्सीजन अधिक है? नहीं। जल में कार्बनिक प्रदूषण अधिक मात्रा में, जितना ज्यादा प्रदूषण होगा बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी।
जल में धातु अधिक है? नहीं। तो ये टोटल हमारे 17 प्रश्न हो गए हैं। और इसके बाद में अभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये है प्रश्न संख्या 18। और ये जो प्रश्न है ये क्या बोल रहा है? देखो, दिल्ली स्मोग, दिल्ली के अंतर्गत जो कोहरा छाया हुआ है, धुआं छाया हुआ है, जैसी स्थिति का मुख्य कारण क्या बनता है? एक तो वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है भाई, एकदम धुंध सी छाई रहती है, दिखता ही नहीं है कुछ। सर्दियों में तो हालत खराब हो जाती है दिल्ली की। तो एक तो वहां पर वायु स्थिर है, एक कारण तो यह भी है वहां का। स्थिर क्यों है? क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी जैसी संरचनाएं हैं, तो हवाएं बहुत ज्यादा वहां पर आती नहीं है। दूसरा, प्रदूषकों का जमाव रहता है वहां पर, प्रदूषक जो भी है वायु प्रदूषक, उनका जमाव रहता है। तो ये इसका कारण है, वायु की स्थिर रहना और प्रदूषकों का जमाव। बाकी अधिक वर्षा, समुद्र तो कहां से आएगा, कम तापमान, ये भी नहीं है। तो ये दिल्ली में जो स्मोग रह रहा है उसका मुख्य कारण है कि वायु का स्थिर रहना और प्रदूषकों का जमाव। अभी है आपके लिए प्रश्न संख्या 19। और ये जो प्रश्न संख्या 19 है ये क्या बोल रहा है? देखो, निम्न में से कौन सा विकिरण सबसे अधिक प्रवेश की क्षमता रखता है? कौन सा विकिरण? विकिरण का मतलब ये रेडिएशन से संबंधित है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। अब देखो, रेडिएशन कब निकलता है? कुछ तत्व होते हैं जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये जो है रेडियम हो गया, ये तत्व होते हैं, इनका नाभिक होता है अस्थिर। और जब ये स्थिर होता है तो टूटता है, और जब ये टूटता है तो इससे क्या निकलती हैं? विकिरण। विकिरण आपकी अल्फा भी होती हैं, विकिरण आपकी बीटा भी होती हैं, विकिरण आपकी गामा भी होती हैं। अल्फा विकिरण होती हैं, ये कम प्रवेश करती हैं, अधिक लंबाई की होती हैं। बीटा होती है, मध्यम प्रवेश करती हैं। और गामा विकिरण सबसे ज्यादा प्रवेश करती हैं, और ये गामा विकिरण सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो इस कारण ध्यान से सुनना, अधिक प्रवेश की क्षमता किसकी होती है? अल्फा की नहीं, बीटा की नहीं, सबसे अधिक होती है किसकी? गामा की। सभी की समान भी नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गामा किरणें होती हैं, गामा रेडिएशन होती हैं, ये सबसे अधिक खतरनाक होती है। इनकी प्रवेश क्षमता किसी भी जीव के शरीर में वो सर्वाधिक होती है। और ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। नाभिकीय दुर्घटना। नाभिकीय दुर्घटना से मतलब क्या है? कि रेडिएशन मुक्त हुई हो, ऐसी कोई दुर्घटना जहां से रेडिएशन लीक हो गई हो। नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण कौन सा है? देखो, आपने भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी, ये देखो नाभिकीय दुर्घटना तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें गैस रिसाव हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो ये तो गैस के दुर्घटना से संबंधित है। दूसरा, चेरनोबिल दुर्घटना, यह हालांकि हमारे देश की नहीं है, यह है यूक्रेन। उस समय ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर। जो वर्तमान में यूक्रेन है उस समय आपका सोवियत संघ हुआ करता था 1986 में। उस समय क्या हुआ था? एक परमाणु रिएक्टर था, परमाणु रिएक्टर, ये फट गया था। परमाणु रिएक्टर क्या था? फट गया था। और इसके कारण से वहां से बहुत ज्यादा क्या निकली थी? रेडिएशन निकली थी, रेडिएशन मुक्त हुई थी। तो ये वास्तव में जो आपके चेरनोबिल दुर्घटना है ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। बाकी मिनी माता रोग है या मिनी माटा रोग जिसे कहते हैं, ये जल प्रदूषण से संबंधित है, जल विषाक्तता। कब होता है? जब जल में क्या मिल जाता है? पारा अर्थात
मरकरी। ये मिनीमाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जापान में देखी गई थी। जापान है, इसका एक शहर है जिसका नाम है मिनीमाटा, और उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले ये जो पारे के कारण या जिसे हम मरकरी कहते हैं, इसकी जो दुर्घटना हमें देखने को मिली है वो मिनीमाटा जापान के एक शहर में देखने को मिली है, और इसका नाम रख दिया गया मिनीमाटा रोग। और हरित क्रांति तो आप सब जानते ही हैं। तो इसमें यह बोल रहा है कि नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित कौन सा है, तो वह आ जाएगी चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में हुई थी। यूक्रेन तब के समय में भी वो था सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का हिस्सा। तो ये टोटल आपके 20 प्रश्न थे, जो कि हमारे जो इकोलॉजी वाला टॉपिक था, पारिस्थितिकी वाला टॉपिक था, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से आपके पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, उसके प्रकार, इसके अलावा ऊर्जा का प्रवाह है, उसके अलावा हमने देखा कि आपकी जैव विविधता, जैव रासायनिक चक्र, आपके जो हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी के ऊपर आधारित प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिले होंगे। बाकी कोई टॉपिक छूट सकता है, अगर उनमें से आपको कोई प्रश्न में कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपको कैसे लगे, इनमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट जरूर करें। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी कमेंट करें। और आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।